नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। सबसे पहले बात करेंगे मुजफ्फरपुर की खबर की। मुजफ्फरपुर में शराब के धंधे में शामिल एक दारोगा को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। जहां गिरफ्तार दारोगा बीके यादव जिले के करजा थाने में पोस्टेड है और बीती रात एंटी लिकर स्क्वाड ने सदर थाना क्षेत्र के कच्ची पक्की इलाके से उसे गिरफ्तार किया है। रंगे हाथों बीके यादव की गिरफ्तारी हुई है। आरोपी दारोगा बीके यादव शराब माफिया की गाड़ी में सवार होकर स्प्रिट लदे ट्रक को पास करवा रहा था। उसी दौरान एंटी लिकर टीम ने धावा बोलकर उसे दबोच लिया। आरोपी बीके यादव के साथ एक चौकीदार का बेटा भी पकड़ा गया है जो इस धंधे में शामिल है। ट्रक को जब्त कर उसके चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले बीके यादव पर रात्रि गश्ती के दौरान ट्रक से वसूली करने के आरोप में उसे सस्पेंड किया जा चुका है और एक बार फिर इस मामले में उसकी संलिप्तता और रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। तो एक ट्रक में अंदर बने तहखाना में करीब 22 ड्रम स्प्रिट बरामद हुआ है और जब पूछा गया इस संदर्भ में कारोबारी जो पकड़ाया है ट्रक ड्राइवर, उससे पूछा गया तो बताया कि यहाँ पर आए हुए हैं, करजा थाना में एक PSI हैं, वो भी आए हुए हैं। तो उन्हें भी डिटेन कर करके उनसे इस संलिप्तता के संबंध में उनसे भी पूछताछ की जा रही है और प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया की। और पटना से बड़ी खबर है, बिहार में शराबबंदी की पोल खुली है। कन्या मध्य विद्यालय तारामंडल में शराब की बोतलें मिली हैं। तो बिहार में शराबबंदी की पोल खोलती एक तस्वीर और सामने आई है जो कि कन्या मध्य विद्यालय तारामंडल से सामने आई है, जहां पर शराब की खाली बोतलें मिली हैं। न्यूज 18 के कैमरे में यहां की तस्वीर कैद हो गई है। स्कूल के हेडमास्टर और रसोइया ने गंभीर आरोप पुलिस वालों पर लगाए हैं। हम आपको बता दें कि पुलिस वालों पर हेड मिस्ट्रेस ने आरोप लगाया है कि स्कूल में महीनों से पुलिस वाले ठहरे हुए थे और रोज स्कूल कैंपस में शराब की बोतलें मिलती हैं। कोई और नहीं पी सकता, क्योंकि पुलिस वाले ही स्कूल में ठहरे हुए थे, इसीलिए उन्होंने ही शराब का सेवन कर बोतल यहां फेंक दी है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, तारामंडल मध्य विद्यालय की तस्वीरें हैं। छोटी छोटी बच्चियां 1 मार्च से यहां स्कूल में पढ़ने के लिए आएंगी, क्योंकि पठन पाठन का कार्य लंबे वक्त के बाद यहां शुरू हो रहा है। हम मौजूद हैं शिक्षा के मंदिर में, यानी राजधानी पटना के कन्या मध्य विद्यालय तारामंडल में, जो स्कूल सोमवार यानी 1 मार्च से खुलने वाला है और नौनिहाल यहां पर पढ़ाई करने आएंगे। लेकिन जो तस्वीर आपको दिखाएंगे शायद आप हैरान हो जाएंगे और सिस्टम की ऐसी पोल खुलेगी कि सिस्टम को भी कहीं ना कहीं अपने पर से भरोसा उठ जाएगा। तो आपको हम दिखाने जा रहे हैं जहां पर बच्चे फिलहाल पढ़ाई नहीं करते थे, बल्कि पुलिस वालों का बसेरा बन गया था स्कूल। और देखिए, जिस शराबबंदी की बात CM नीतीश कुमार करते हैं, उस शराबबंदी की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि क्या बिहार में शराब बंद है। अगर बंद है तो फिर शराब की बोतलें स्कूल में कैसे पहुंच गई, तो आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों बोतलें हैं जो स्कूल के कैंपस में देख सकते हैं आप, यहां पर फेंके हुए हैं। यहां पर देखिए कई ब्रांड के शराब के बोतल यहां पर आपको नजर आ रहे होंगे। कुछ अंदर भी लिए चलते हैं। देखिए, ये स्कूल कैंपस है और यहां पर वॉशरूम है और वॉशरूम के बगल में भी देखिए आप, यहां भी शराब की बोतल है। तो देखिए, यहां भी शराब की बोतल है, अलग अलग ब्रांड की बोतलें हैं। देखिए यहां पर जरा कुछ कर्मी है, उनसे बात करते हैं। क्या देख रहे हैं आप लोग? हम लोग पुलिस गया है तो कम से कम 50-100 बोतल चुन चुन के क्लास में से सारा शराब के बोतल निकाले हैं। क्या ये पुलिस वाले ही पी रहे थे? हाँ, पुलिस वाला पिए थे, पुलिस ठहरे थे तो पिए तब कौन। अच्छा, एक है रिंकू देवी रसोइया, आगे और रसोइया है, इनसे भी आपको हम सुनवाते हैं। आपका क्या नाम हुआ? आरती देवी। आरती जी, अच्छा, कितनी बोतलें यहाँ साफ करते थे? बोतल तो रोज 50 को बिकते हैं, डेली बिकते हैं 50 को। पुलिस के भी हम धमकी देते हैं कि सर हम लोग के बच्चा स्कूल खुलेगा तो कहाँ रहेगा, तो कि नहीं हम नहीं खाली करेंगे, अपना हमको क्या आदेश हो जाए तो रह रहे हैं। पुलिस वालों को डर नहीं था क्या? नहीं, हम लोग बोले कि नहीं आप लोग के नहीं खाली करिए तो हम लोग लिखित देंगे। आप प्रिंसिपल हैं जी, बताइए क्या हो रहा है यहाँ पर? अब आप फोटो ले ही लिए तब हम क्या बताएं। आपको ठीक लग रहा है क्या? हमको ठीक, हमको कहाँ से ठीक लगेगा। क्या देख रही हैं आप?
हम तो अभी भी लाइन डीएसपी को फोन किए कि भाई हम परेशान हो रहे हैं, मीडिया वाले से हम परेशान हो रहे हैं। मीडिया वाले सब परेशान हो रहे हैं मतलब आप दिखा रहे हैं ना इस चीज को हमेशा हमेशा। हम 50 बार लोग को जाके गाली गलौज भी कर दिए, बोल भी दिए कि खाली करिए, क्यों नहीं खाली कर रहे हैं। स्कूल की एचएम है, ये खुद हैरान है, परेशान है। हालांकि इन्होंने कहा है कि अधिकारियों को इन्होंने सूचना दी है, लेकिन शर्म आ रही है कि बिहार में शिक्षा के मंदिर में भी अब शराब की बोतलें नजर आ रही है। सीएम नीतीश कुमार हर मंच पर अधिकारियों को चेतावनी तो दे रहे हैं, लेकिन उनकी चेतावनी एक तरह से बेअसर साबित हो रहा है और कानून की धज्जियां खुद पुलिस वाले उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, पटना। तो हालात आपने देख लिए, मध्य विद्यालय की क्या स्थिति थी। बहरहाल उम्मीद यही रहेगी कि इस पूरे मामले में सख्ती से जांच हो। आगे बढ़ेंगे, मुंगेर की खबर की बात करेंगे। आर्मी भर्ती के अभ्यर्थियों ने सदर अस्पताल में हंगामा और तोड़फोड़ की है। ये लोग कोरोना जांच के लिए सदर अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन कई घंटे लाइन में खड़े रहने के बावजूद कोरोना जांच नहीं होने से इनका गुस्सा फूट पड़ा और अस्पताल में हंगामा और तोड़फोड़ ये लोग करने लगे। 2 मार्च को कटिहार में आर्मी की बहाली है, लेकिन इसमें शामिल होने वाले युवाओं का 48 घंटे पहले कोरोना जांच होना जरूरी है। वहीं अनुमंडल कार्यालय में भी आवासीय और जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने से अभ्यर्थी परेशान रहे। आर्मी रैली जाने के लिए कोविड-19 का जांच कराने के लिए आए हैं और यहाँ पर सब ऑफिस बंद हो गया है। हम लोग 72 घंटा ही टाइम दिया है। 48 घंटा हम लोग क्या करें? कल संडे भी है, हम लोग को वहाँ आर्मी रैली में भगाते वक्त क्या करेंगे? कोविड टेस्ट कराने के लिए सवेरे से जो है ना हमारे पास आया। हम लोगों ने जो है ना सारे का पेपर जमा करके बारी बारी से मैं जाँच कर रहा था, मगर लड़का लोग जो है ना जल्दी करने के चक्कर में उपद्रव शुरू किया। उसमें जो है ना जेनेटिक का जो है ना वो जो लगा हुआ था उसको तोड़फाड़ किया। मेरे टेबल को जो है ना उल्टा दिया। वहाँ जो जांच का सामान रखा हुआ था उसके साथ जो है ना उन्होंने जो है ना सबको छिड़िया दिया और उसके बाद मेरे साथ भी जो है ना धक्का मुक्की किया। हम जो है ना पैर से थोड़ा सा लाचार भी हैं, मगर जो है ना उन लोगों ने ये नहीं समझा। और पटना उच्च न्यायालय के नवनिर्मित शताब्दी भवन का आज उद्घाटन हुआ है। 5 सालों में बनकर तैयार हुआ है ये, जिसका उद्घाटन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबड़े ने किया। पटना हाई कोर्ट के शताब्दी भवन के उद्घाटन के मौके पर भारत के चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े ने सीएम नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश न्यायपालिका के मकसद और उसकी जरूरत को समझते हैं, साथ ही उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यम धन संपदा। सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई अन्य गणमान्य अतिथि मुख्य न्याय जा रहे हैं और उद्घाटन हो गया, अनावरण हो गया। I was very pleasantly surprised, and I must acknowledge Shri Nitish Kumar's deep insight into the purpose of law, the purpose of the courts, and the way he stated the principle of the theory of separation of powers without mentioning it. पटना हाईकोर्ट के शताब्दी भवन के उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, जब जब वो हाईकोर्ट में आते हैं तब तक उनकी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। उन्होंने लोकल सांसद होने के नाते चीफ जस्टिस का यहां स्वागत किया। हाईकोर्ट परिसर में आता हूं तो मेरी पुरानी भावनाएं बहुत तेजी से मुझे उन स्मृतियों को झकझोरती हैं। और आज जब इस नई बिल्डिंग का लोकार्पण हो रहा है, जिसके लिए नीतीश जी आपकी सरकार के सहयोग और संजय करोल आपके मार्गदर्शन में जो बना है, इसके लिए अभिनंदन। ये बिल्कुल पुरानी बिल्डिंग के साथ है, तो आप सबों का बहुत बहुत अभिनंदन।
लेकिन आज जब मैं चीफ जस्टिस के साथ घूम रहा था तो मेरी पुरानी स्मृतियां बहुत सामने आ गई और मुझे आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर यह स्वीकारने में जरा भी संकोच नहीं है कि मैं जीवन में जो कुछ भी बन पाया हूं और कर पाया हूं उसमें पटना हाईकोर्ट की बहुत बड़ी भूमिका है। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि न्यायपालिका की मजबूती के लिए सरकार हर संभव कोशिश करेगी। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका की सक्रियता से अपराधियों को सजा मिलने में तेजी आई और इससे प्रदेश में अपराध में कमी आई। से ही 2006 में पटना हाईकोर्ट की तरफ से भी मीटिंग की गई और किस तरह से अपराध पर नियंत्रण और तेजी से ट्रायल और इसके लिए जो सब प्रयास किया गया और हमारे जो उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशगण थे जिनके जिम्मे जो जिला होता था वो एक एक जिले पर नजर रखते थे कि तेजी से ट्रायल हो और उसके चलते हुआ कि अपराध करने वालों को के बारे में कितने निर्णय हुए। और ये तो कोई भी चीज बात सामने आती है, ये देखना तो माननीय न्यायालय का काम है, वो देखेंगे। अगर संतुष्ट है कि ये बात सही है तो उसके ऊपर तो कितने लोगों को सजा मिली और उसके चलते जो यहाँ बिहार में एक जो वातावरण था अपराध का उस पर बहुत हद तक नियंत्रण हुआ और इसके लिए हम लगातार बोलते रहे। ये सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, ये जो न्यायालय ने काम किया उसके चलते जो लोगों को सजा मिलनी शुरू हुई तो बिहार में क्राइम की कमी आई। कुछ और खबरों पर डालते हैं नजर। सीतामढ़ी में बीजेपी विधायक मिथिलेश कुमार ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर अपराधी अपराध करते हैं तो उनकी आंखें निकाल लेनी चाहिए। उन्होंने जिले में कानून व्यवस्था के हालात पर सवाल उठाए तो बीजेपी विधायक मिथिलेश कुमार का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कहा अपराध करने वालों की आंखें निकाल लेनी चाहिए। कानून व्यवस्था पर उन्होंने सवाल उठाया और कहा कि अपराध के नियंत्रण के लिए सीमांचल क्षेत्र में देश के शीर्ष पुलिस अधिकारियों या फिर बीएसएफ की तैनाती होनी चाहिए। क्योंकि मैं मंच से घोषणा किया था कि अपराधियों की आंख निकाले लिए जाएंगे अगर अपराध करेंगे तो अगर प्रशासन इसका ठीक से समाधान नहीं कर पाती है तो मैं पहले जनता का उत्तरदायित्व है मेरे ऊपर, मैं पहले जनता के प्रति जवाबदेह हूं। 1 मार्च को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्मदिन है। जेडीयू अपने नेता का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाने की तैयारी में जुटा है। मुख्यमंत्री के जन्मदिन को जेडीयू विकास दिवस के तौर पर मनाएगा। इसको लेकर पूरे शहर में होर्डिंग बैनर्स लगाए गए हैं। इसका जायजा लिया संवाददाता अमित कुमार ने। 1 मार्च को मुख्यमंत्री जो है बिहार के नीतीश कुमार, उनका जन्मदिन है और इस जन्मदिन को जो है जेडीयू विकास दिवस के तौर पे मनाने जा रही है और इसकी तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है। जेडीयू की तरफ से इसकी जानकारी जो है वो पूरे शहर में होर्डिंग के माध्यम से दिया जा रहा है। इस तरह से देख सकते हैं कि जेडीयू के जो मुख्य प्रवक्ता हैं संजय सिंह, उनके द्वारा ये होर्डिंग इस तरह से लगाई गई है शहर में और सीधे तौर पे इस होर्डिंग में जो लिखा गया है कि नीतीश कुमार के जन्मदिन को हम पूरे धूमधाम से मनाएंगे। जन्मदिन की शुभकामना भी उन्होंने दी है होर्डिंग के माध्यम से। साथ ही साथ ये भी बताया है कि 1 मार्च को जो नीतीश कुमार का जन्मदिन है वो विकास दिवस के तौर पे जेडीयू जो है वो मनाने जा रही है। तो इसको लेकर तैयारी जो है वो शुरू हो गई है और ये तस्वीर जो है होर्डिंग के माध्यम से पटना में देखने को भी मिल रही है। जगह जगह पे जो है इस तरह से होर्डिंग्स जो है वो लगाए गए हैं और पूरी जानकारी जो है वो 1 मार्च के जो है वो कार्यक्रम के द्वारा जो है वो लोगों को दी जाएगी, बिहार वासियों को दी जाएगी। तो ये तैयारी जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन को बिहार में जो है विकास दिवस के तौर पर मनाने को लेकर के शुरू कर दी गई है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया है। सहरसा में शहनवाज हुसैन ने कहा कि बंगाल की जनता ममता सरकार से ऊब चुकी है। शहनवाज हुसैन ने पश्चिम बंगाल के अलावा असम, केरल में भी जीत का दावा किया। ममता बनर्जी की पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बंगाल के चुनाव का ऐलान हो गया है। बंगाल की जनता ने मन बना लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। वो ममता बनर्जी जो माँ माटी मानुष के नाम पर आई थी, वो गोली बम बारूद की राजनीति करने लगी। अब वो गोली बम बारूद की राजनीति नहीं होगी।
और बंगाल और असम चुनाव की घोषणा के साथ ही सियासत भी तेज हो गई है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने कहा कि जल्द ही बंगाल और असम में पार्टी के यूनिट से बात कर चुनाव लड़ने की तैयारी की जाएगी। वहीं तेजस्वी यादव के दौरे पर उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टी क्या करती है, जेडीयू उसके बारे में नहीं सोचती है। और हम लोगों ने पार्टी का जो वहाँ नेतृत्व है, जो प्रादेशिक नेतृत्व है, उनको हम लोगों ने निर्देश दिया है, जहाँ जहाँ हमारे वहाँ के साथी लोग, संगठन के लोग और जो हमारे यहाँ के वहाँ काम देखते हैं, वो लोग सुझाव देंगे, उन जगहों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत का दावा किया। कटिहार में डिप्टी सीएम ने कहा कि पश्चिम बंगाल के लोग ममता बनर्जी से उब चुके हैं, वो बदलाव चाहते हैं। बंगाल का चुनाव की घोषणा हो गई है और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी इस बार जो वहां की जन भावना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बने, उसकी पूरी तैयारी में है। पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री ममता दीदी जिस प्रकार का वो व्यवहार कर रही है, प्रभु श्री राम के नाम पर जिस प्रकार से चिढ़ रही है, जो हमारे राष्ट्रीय अस्मिता के प्रतीक हैं, आप समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की सरकार का जाना तय है। और कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर आम लोगों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। 1 मार्च से पूरे देश में 60 साल से अधिक के बुजुर्गों और 45 साल से अधिक उम्र के गंभीर रोग से पीड़ित लोगों को कोरोना का टीका लगेगा। वैक्सीनेशन को लेकर आज से ड्राई रन की प्रक्रिया चल रही है, जो कल भी चलेगी। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक फाइनल लिस्ट तैयार नहीं की है, लेकिन अस्पताल तैयारी में जुटे हैं। राजवंशी नगर अस्पताल के चिकित्सकों से बात की न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वॉरियर्स के बाद अब 1 मार्च से पूरे देश भर में आम लोगों को कोरोना वैक्सीन दिया जाना है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। तो अस्पतालों में भी तैयारी शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से आज और कल ड्राई रन रखा गया है, लेकिन बता दें आपको कि अस्पताल में भी जो है तैयारी चल रही है। इस वक्त हम राजवंशी नगर अस्पताल में हैं, जहां पर वैक्सीनेशन काम पहले से चल रहा है। तो अब 45 साल से अधिक के जो गंभीर रोग से पीड़ित लोग हैं उनको और 60 साल से अधिक के जो बुजुर्ग हैं उनको वैक्सीन दिया जाना है। अब बारी आ गई है 45 साल से अधिक जिनको बीमारी से जो ग्रसित हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और बहुत सारे अन्य बीमारी हैं, जिसको 45 से ऊपर उनके लिस्ट मुझे मिलेगी तो फिर हम लोग उनको भी देंगे। और 60 साल से ऊपर वाले का लिस्ट, ये कार्यक्रम 1 तारीख से फिर शुरू होगा। सरकारी अस्पतालों में तो मुफ्त में मिलेगा टीका, शुरू से ही मुफ्त में मिल रहा है सरकारी अस्पताल में। ये सरकार द्वारा हम लोग को दिया गया है टीका, और उसी टीके के द्वारा हम लोग रजिस्ट्रेशन का तरीका क्या होगा? रजिस्ट्रेशन एक लिस्ट मुझे हम लोग को मिलता है, उस लिस्ट के अनुरूप आईडी से हम लोग मैच करते हैं। आधार कार्ड उसमें अनिवार्य होता है, आधार कार्ड अनिवार्य मैचिंग करके उसके बाद हम लोग उनको आईडी वैक्सीन लगा देते हैं। उत्सुकता किस तरह से देखने को मिल रही है? जो उत्सुकता, बहुत उत्सुकता से लोग, सारे लोग विदाउट हेजिटेशन लोग वैक्सीन ले रहे हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ ना, अब पहला डोज के बाद भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। हेल्थ वर्कर्स या फ्रंट लाइन वर्कर्स जो वैक्सीन लिए हैं उनका फीडबैक कैसा है? अब बहुत ही अच्छा रहा, बहुत उत्सुकता पूर्वक सारे लोग लिए और बहुत किसी को कोई साइड इफेक्ट नहीं आया। आम लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? आम लोगों से अपील करना चाहेंगे सब लोग जहाँ भी जिनको मिल रहा है, सुविधा मिल रहा है, वहाँ जा कर के ले ले, सुरक्षा के लिए, सुरक्षित रहने के लिए। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से केंद्र सरकार ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि जो सरकारी अस्पताल हैं, यानी पीएससी से लेकर बाकी जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, तमाम जगहों पर मुफ्त में टीका दिए जाएंगे। तो जो निजी अस्पताल है वहां पर शुल्क लगेगा। कोविन पोर्टल पर जो आम लोग हैं वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, हालांकि ऑन स्पॉट भी रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी गई है। रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। तो 1 मार्च से कोरोना के दूसरे चरण का टीकाकरण शुरू होगा। इस चरण में देश भर में 30,000 केंद्रों पर टीका लगेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने इसकी जानकारी दी। 1 मार्च से पूरे देश भर में वैक्सीनेशन का काम, खास करके 60 वर्ष से ज़्यादा की उम्र को और जो 45 वर्ष से नीचे के लोग, जिनको 60 वर्ष और 45 से 60 वर्ष के लोग, जो बीच के लोग हैं, जो कोमॉर्बिड पेशेंट हैं,
हाई रिस्क जोन में आते हैं, उन सब लोगों को वैक्सीन का टीका लगेगा और उसके लिए पूरी तैयारी हमारी हो गई है। लगभग 30,000 केंद्रों पर ये वैक्सीन के टीका लगेंगे। मधुबनी जिले के कोसी दियारा इलाके की तस्वीर जल्द ही बदलने वाली है। यहां कोसी नदी पर भेजा घाट से सुपौल जिले के बकौर घाट तक करीब 13 किलोमीटर से भी लंबा पुल बनाने का काम जोर शोर से जारी है। जानकारों की माने तो कोसी नदी पर बन रहा ये पुल भारत ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे लंबा पुल होगा। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से करीब 1300 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण कार्य जारी है। मौके पर पहुंचकर जायजा लिया संवाददाता अमित रंजन ने। भेजा में यहाँ कोसी नदी पे पुल का निर्माण काफी जोर शोर से जारी है। ये पुल, इस पुल की खासियत ये है कि ये पुल भारत का सबसे लंबा पुल कहा जा रहा है। इस पुल में 206 लगभग 200 से अधिक पिलर की संख्या होगी और ये भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत इस पुल का काम यहाँ चल रहा है और ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये काम करवाया जा रहा है। इस पुल के बनने से जो कोसी दियारा इलाका जो है, जो ये उस इलाके में अक्सर मतलब बरसात के टाइम में ये इलाका डूबा होता है। यहाँ लोगों का जो जीवन यापन है, आवाजाही का एकमात्र सहारा नाव ही होता है। यहाँ जो कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ, जैसे ये जो अभी काम चल रहा है, ये भारतमाला प्रोजेक्ट का जो पुल आपके इलाके में बन रहा है, इससे क्या आप लोगों को काफ़ी खुशी है? क्या सुविधा होगी? इसके पहले क्या दिक्कत है? जिससे हम लोगों के ये भारतमाला उत्तर परियोजना पैकेज 4 के तहत ये अगर बनने से इतना सुविधा होगा, सीमांचल और मिथिलांचल की दूरी में 75 किलोमीटर का बचत होगा। जो कि अभी क्या नाम क्या हुआ आपका? प्रिंस कुमार महतो। तो प्रिंस जी, अभी जैसे आप लोग कैसे जाते हैं? जैसे अगर सुपौल जाना रहता है जो सीमांचल, अभी हम लोग अगर जाना चाहते हैं तो यहाँ से 57 निर्मली भपटियाई होते हुए जाते थे और अभी जैसे यहाँ से हम लोग जाना चाहेंगे तो सीधे 9 किलोमीटर में सुपौल जाएंगे। अभी 75 किलोमीटर दूरी तय करके हम लोग सुपौल जाते हैं। हम लोग जैसे बहुत परेशानी में रहते थे, अब हम लोगों को भी अच्छा जगह मिलेगा, अच्छा विकास होगा और हम लोग बहुत ज़्यादा ही खुश हैं। ये प्रोजेक्ट जो है भारतमाला का प्रोजेक्ट है। ये गैमन ट्रांसराइल लेड जेवी का जो है हम लोग काम कर रहे हैं। ये एशिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज है। ये ब्रिज जो है टोटली अभी 13.3 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है। इसमें ये 13.3 किलोमीटर का अंदर में एक 1.1 किलोमीटर का अप्रोच है और 10.5 किलोमीटर का बड़ा ब्रिज है और उस तरफ में मतलब सुपुल के तरफ में 2 किलोमीटर का अप्रोच है। ये कनेक्टिविटी है मधुबनी का और इसका सुपुल का है और ये दूरी कम पड़ता है NHA से। वो NHA से 110 किलोमीटर है। इधर ये अपना NHA से इस दूर जाने से आपको कम से कम 80 किलोमीटर का डिफरेंस आएगा। लोगों में काफ़ी खुशी भी है और 3.5 साल बाद बताया जा रहा है कि ये पुल जो सो इससे आवाजाही शुरू हो जाएगी। लोग काफ़ी बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। और इसी के साथ अपना बिहार में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।